बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शहज़ादी इरम है। जी, आप सबको बताती चलूँ कि ये वेबिनार पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मैम निमरा खावर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। वेलकम टू PIPRC मैम। जी, थैंक यू सो मच। एंड मैम निमरा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते चलो। मैम निमरा जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियनिस्ट हैं, और अब वो इंशाल्लाह आपसे आपसे बात करेगी। अस्सलाम वालेकुम मैम निमरा, आप हमारे साथ हैं ना? जी, आई एम हियर। वालेकुम अस्सलाम। ओके मैम, ओवर टू यू। जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पे ओवरऑल बात करेंगे, और फॉलिक एसिड एंड इट्स इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये चार्ट में सारा कंटेंट है जिसके अबाउट हम डिस्कस करेंगे। और ये कंटेंट सबसे पहले हमारे पास ये सारा कंटेंट है, आगे फर्दर इसको फर्दर मोर डिस्कस करते जाएंगे। एक दफा आप कंटेंट देख लें जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर व्हाट इज फॉलिक एसिड। सेकंड हमारे पास है व्हाट इज फोलेट डेफिशिएंसी, सोर्सेज ऑफ फोलेट, सिम्टम्स ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी, देन कॉजेज ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया अकर, फोलेट डेफिशिएंसी, कॉम्प्लिकेशंस को फिर देखेंगे फोलेट डेफिशिएंसी की, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पर डिजीज जो कि कॉज करती है फोलेट डेफिशिएंसी, प्रिवेंशन क्या हो सकती है फोलेट डेफिशिएंसी की, सप्लीमेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद हाउ इज इट डायग्नोस्ड, डॉक्टर उसको डायग्नोस्ड कैसे करते हैं, लास्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। लास्ट पे इसका डाइट प्लान भी है जिसमें हम देखेंगे कि रिच फॉर्म में फॉलिक एसिड है और उसको हम किस तरह से आगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको एनहांस कर सकते हैं। आगे है व्हाट इज फॉलिक एसिड। अब क्वेश्चन है व्हाट इज फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड इज अ बी टाइप ऑफ द विटामिन दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में इसकी नीड होती है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके एंड स्टे हेल्दी। क्योंकि जब हमारी बॉडी में प्रॉपरली फंक्शनिंग होगी तभी हम अपनी डाइट को ठीक कर सकेंगे और हेल्दी रह पाएंगे। सेकेंड वन, फॉलिक एसिड हेल्प टू मेक रेड ब्लड सेल्स। फॉलिक एसिड हेल्प करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में। और ये यूजुअली आप देखें तो होल ग्रेन ब्रेड सीरियल्स में, लिवर में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, ऑरेंज जूसेस में, इन सब में पाया जाता है, लेंटल्स में, बीन्स में एंड यीस्ट में। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल। फॉलिक वाटर सॉल्युबल जो कि इजीली डिसॉल्व हो जाता है एंड मस्ट बी टेकन इन एवरी डे, और हमें अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको लेना चाहिए अपनी डाइट में। नॉट इन फॉलिक एसिड कैन कॉज एनीमिया। अगर हमारी बॉडी में एनीमिया नहीं होगा, हम डेफिशिएंट हो जाए, फॉलिक एसिड नहीं होगा और हम डेफिशिएंट हो जाएंगे तो हमें एनीमिया हो जाएगा। और ये एक ऐसी कंडीशन है कि इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स बिलो नॉर्मल। इसके अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। उसके आगे है, और हम लोग जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, हम एनेमिक हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि डिजीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। जिस तरह डिफेक्ट्स आगे हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिटस स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड और उसकी ब्रेन में फिटस के डिफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड इज बीइंग स्टडीड विद विटामिन 12 इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और इसको क्या कहते हैं कि इसको हम ऑल्सो कॉल्ड फोलेट, इसको फोलेट भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी क्या है? फोलेट इज आल्सो नोन एज विटामिन B9। फोलेट को विटामिन B9 भी कहते हैं। इट इज वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इम्पोर्टेंट विटामिन। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट विटामिन है जो कि इन्वॉल्व होता है हमारी सेल की मेटाबॉलिज्म में। फोलेट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। फोलेट एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे डीएनए की, हमारे आरएनए के सिंथेसिस में और प्रोटीन के सिंथेसिस में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी कैन देयरफॉर कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ सेल डिवीजन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो सेल की डिवीजन है वो इम्पेयर हो जाती है।
और एक्यूमुलेशन हो जाती है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की, हीमोसिस्टीन हो जाता है। और जब हमारी बॉडी में हीमोसिस्टीन लेवल ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी होती है, तो हमारी बॉडी में फोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है। हीमोसिस्टीन का जब लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है along with B12. Folate is very important for regulating manufacture of red blood cells. Folate बहुत बहुत important है, रेगुलेट करता है, मैन्युफैक्चर करता है हमारे आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को। द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ फोलेट इज फॉलिक एसिड। जो फॉलिक एसिड की सिंथेटिक फॉर्म है, फोलेट की जो सिंथेटिक फॉर्म है वो फॉलिक एसिड है, जो कि कन्वर्ट करता है फोलेट को हमारी बॉडी में। बिकॉज फॉलिक एसिड इज मोर इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और हमारी बॉडी में इजीली क्या हो जाता है, फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज द फॉर्म मोस्ट कॉमनली यूज इन सप्लीमेंट्स। और अगर आप देखें तो जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स यूज की जाती हैं फॉलिक एसिड के, उसमें भी फॉलिक एसिड यूज हो रहा होता है, और वो मैन मेड है। जो फॉलिक एसिड है वो मैन मेड है, ठीक है। फोलेट हमें मिलता है ब्रोकली, ग्रीन वेजीज, ऑरेंज जूसेस, इन ये सारे सोर्सेज हैं। लेकिन जो फॉलिक एसिड है वो मैन मेड है, जिसको इंडस्ट्रियल तौर पे एज अ सप्लीमेंट जो है वो यूज किया जाता है। आगे, मेनी प्लांट्स पर्टिकुलरली ग्रीन लीफी वेजीज एंड एनिमल प्रोडक्ट्स कंटेन फोलेट। ये सब सोर्सेज हैं। दस मोस्ट हेल्दी पीपल एब्जॉर्ब sufficient folate from their diet। लेकिन जो बहुत मोस्ट कॉन्शियस डाइट पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोलेट को सप्लीमेंट पे नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपनी फोलेट की जो डेफिशिएंसी होती है या उसकी जो रिक्वायर होती है ऑन द डेली बेसिस, वो उसको फुलफिल करते हैं अपनी डाइट से। बट इन सम केसेस द बॉडी में इंक्रीज डिमांड। लेकिन कुछ समटाइम ऐसा होता है कि हम डेफिशिएंट हो गए हैं, हमारी बॉडी में जो है वो फोलेट जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो एक ऐसा टाइम आता है, ऐसी कंडीशन आता है कि हमें सप्लीमेंट्स जो हैं, हमें सप्लीमेंट पे जाना पड़ता है और हम उसकी सप्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन फर्स्ट इसके लिए यही है कि हम उसे अपनी डाइट से फुलफिल करें, डायरेक्टली यूज सप्लीमेंट से ना लें ऑन द बिहाफ ऑफ द कंडीशन। आगे, सोर्सेज ऑफ द फोलेट इज रेडीली अवेलेबल इन मैनी होल फूड्स सच एज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीफी ग्रीन वेजीज में होगा, सच स्पिनच, केल, ब्रोकली, कैबेजेस एंड ब्रुसेल्स फ्रूट्स। आगे बीट रूट है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज जूसेस हैं, लेमन जूस है, इन सब से। सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड अगेन लिवर में, उसके अलावा ब्रोकली में, सिट्रस फ्रूट्स, उसमें ऑरेंज जूस आ जाता है, बीट रूट। नेक्स्ट, symptoms of folate deficiency. The symptom of folate deficiency are often subtle. They include, अब symptoms क्या हैं folate deficiency की, इसमें क्या 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 हमें symptoms जो है इन फ्रंट देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले है fatigue, मीन्स थकन टाइप सी, हेयर ग्रे यूजुअली आप अगर देखें जो यंग मेन या फीमेल देखने के उनके जो हेयर्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, व्हाइटिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये प्लूटेंट इफेक्ट है, पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन वो क्या होता है, वो फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो इस तरह से। यहाँ हम ऑन द अदर वर्ड्स यूं कहते हैं कि अगर कोई भी मतलब यंग, जैसे यंग मैन है या मेल है, उसको हम कहते हैं कि भाई ये तो अभी बहुत ज्यादा यंग है, इसके बाल क्यों इतने वाइट हो रहे हैं, मतलब अभी अभी इसकी कौन सी ओल्ड एज आई है। मतलब कुछ लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं ना, लेकिन उसमें ये होता है कि नॉर्मली हमें फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, कि किसी भी न्यूट्रिएंट की जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसके रिजल्ट्स, उसके सिम्टम्स जो है हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे है हमारे पास वही फटीक, थकन सी, ग्रे हेयर्स जिसे हम व्हाइट हेयर भी कह सकते हैं, ग्रोथ में प्रॉब्लम, बच्चों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और अक्सर हम कहते हैं कि लड़कियों में कहते हैं कि उनके बाल लंबे हैं, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक रही है। लेकिन लोग जो है वो इंटरनली इन चीजों को नहीं देखते हैं, बल्कि वो अपनी तरफ से मिथ्स जो है उन्होंने बनाई हुई हैं, ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। एक्चुअली जो है ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड जितने भी हैं सारे प्रॉब्लम्स उनको ये देखने पड़ते हैं। आगे टंग स्वेलिंग है, माउथ सोर्स है, जिसे कह लो कि मुंह के दाने जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। द मेन कॉजेज इज डिक्रीज डाइटरी इनटेक। हमारी डाइट में अगर नॉट इनफ फॉलिक एसिड होगा तो तभी हमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। ओल्ड एज में देखा जाता है, ठीक है, उनकी डाइटरी इनटेक इतनी गुड नहीं होती, जिसकी वजह से वो भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें उसे क्रॉनिक डिजीजेस भी हो सकती हैं जब हम फॉलिक एसिड डेफिशिएंट होते हैं। अदर देन दैट मैल अब्जॉर्प्शन है,
ग्लूटेन सेंसिटिव एंथ्रोपैथी, इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैल एब्जॉर्प्शन। लास्ट वन है इंक्रीज रिक्वायरमेंट। इंक्रीज रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है ना, तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड को ज्यादा करना प्रेगनेंसी में, और इन्फेंसी में भी इसका बहुत अहम रोल है, मैलिग्नेंसी में भी। अब मैलिग्नेंसी क्या है, जितने भी जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं इनको भी इस चीज का ध्यान रखना है ताकि उनकी बॉडी में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट, आगे द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया दैट अकर ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी इंक्लूड। ठीक है, ये एनेमिक, जब हम हमारी बॉडी में फोलेट डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम एनेमिक हो जाएंगे। और आज हमारे मुल्क में देखें तो हर लड़की जो है वो एनेमिक है। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द फोलेट ऑफ द डेफिशिएंसी, बॉडी में उसकी फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और वो क्यों होगी, उसमें क्या इंक्लूड है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके यही है कि प्रिसिस्टेंस, फटीग, वीकनेस सी हमें फील होगी, लिथार्जी, पेल स्किन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी मींस के बेचैनी टाइप सी, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, आगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। अब हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या देखनी पड़ती हैं ड्यू टू द फोलेट डेफिशिएंसी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि फोलेट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, फोलेट हमारी बॉडी में इसलिए भी रिक्वायर होता है कि हम अपनी बॉडी में जो है वो हमारी बॉडी में आरबीसीज जो है उसकी प्रोडक्शन करवाता है, गुड प्रोडक्शन करवाता है। अब क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ऑफ अ डेफिशिएंसी में इंक्लूड, उसमें क्या आ सकती हैं कि जब हमें फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विच मीन्स द आरबीसीज आर लार्जर देन नॉर्मल। इसमें क्या होता है, इस ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हम किससे कह रहे हैं, जिसमें आरबीसीज जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होते हैं, आर लार्जर देन नॉर्मल। ठीक है, मैम निम्रा, हम आपको सुन नहीं पा रहे, आप हमारे साथ हैं? मैम निम्रा, एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, जिसमें आरबीसीज जो हैं लार्जर देन नॉर्मल, मतलब कि वो जो रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल उससे लार्जर जो है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, नॉट फुली डेवलप और प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये एक टाइप है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया की। आगे लो लेवल ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे आरबीसीज तो होते ही हमारी बॉडी में, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी में कोई नर्व डैमेज हो जाती है तो प्लेटलेट्स क्या है, वो उसकी इंफॉर्मेशन को आगे कन्वे करते हैं। तो इसका भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। लास्ट है सीरियस बर्थ डिफेक्ट इन द स्पिनल कोड। ठीक है, अगर हम फोलेट डेफिशिएंट हो जाते हैं तो सीरियस जो है वो बर्थ डिफेक्ट इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होता है कि सीरियस बर्थ डिफेक्ट हो जाती हैं। आगे फर्दर पढ़ेंगे वो कौन कौन सी होती हैं। आगे कॉजेज ऑफ अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब कॉजेज क्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कॉजेज क्या हैं। अगर हमारी डाइट में फॉलिक एसिड जो है वो नॉट इनफ, बहुत ज्यादा उसकी कमी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि हम डेफिशिएंट हो जाएंगे। और बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमें ये इसको लेना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि ये प्रिवेंट कर सके जितने भी डिफेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द बेबीज, जितने भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जितने भी डिफेक्ट आते हैं उसको क्या कर सके, ओवरकम कर सके, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नेक्स्ट, डिजीज टू
इसके बाद है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर बर्थ डिफेक्ट। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है और अगर उसकी डाइट में फॉलिक एसिड वो डेफिशिएंट हो जाए और उसकी डाइट में नॉट इनफ फॉलिक एसिड हो, तो उससे क्या हो जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, यूजुअली ये क्या है? स्पाइनल कोड डिफेक्ट है और ब्रेन। अब इसमें क्या होता है कि दे हैपन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ये फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में भी हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं ये डिफेक्ट्स। अब ये डिफेक्ट कैसे हो सकते हैं? टू टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट हो सकते हैं, एक है स्पिना बिफिडा और एक है एनास्पेली, और इसको हम कह रहे हैं कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अब इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब एक जो मदर है जिसने बर्थ देनी है किसी बेबी को, उसकी डाइट में अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको ये दो डिफेक्ट्स का उसके बेबी को सामना करना होगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया स्पिना बिफिडा, सेकंड जो है एनास्पेलिया। अब स्पिना बिफिडा में क्या होता है कि जो स्पिनल कोड है, जो उसका बैक पे स्पिनल कॉलम है, वो क्या होता है? कंप्लीटली उसका क्लियर नहीं हो पाता। एज यू कैन सी इन फिगर, अगर आप देखें इसको तो इसमें इसका ठीक से जो उसकी पीछे है उसका वो स्पिनल कोड जो है वो उसका ठीक से उसका क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसकी नर्व डैमेज हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि स्पिना बिफिडा है। और ये क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है अंडर मदर की जो बेली, उसमें उसके उसकी ड्यूरेशन में ही ये होता है। देन उसके बाद है एनास्पेली। मोस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्कल डू नॉट डेवलप। अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं उनका जो स्कल होता है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल कंपैरेटिवली जो नॉर्मल बेबीज होते हैं उनसे थोड़ा सा छोटा सा होता है, तंग सा होता है, उसकी उसकी जो आईज हैं वो काफी बड़ी बड़ी नजर आ रही होती हैं। तो ये क्या है? ये एक डिफेक्ट है जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि उस मदर ने नहीं नहीं ली है कुछ भी कोई भी किसी केस में। तो इसको हम कह रहे हैं कि एनास्पेली है। और इसमें क्या होता है कि इधर स्टिल बोर्न और डाई शॉर्टली, मतलब स्टिल बोर्न हो जाती है। स्टिल बोर्न का मतलब है कि टाइम से पहले ही जो है वो फौरन से उसकी जो है वो बर्थ हो जाती है और उससे वो सरवाइव भी नहीं कर पाते ऐसे बेबीज, और उनकी जो है वो शॉर्टली आफ्टर डेथ हो जाती है बर्थ के बाद। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिजीज टू कॉज फोलेट डेफिशिएंसी, डिजीजेस टू कॉज फोलेट डेफिशिएंसी। अब डिजीजेस जो हैं वो जो कॉज करती हैं फोलेट की डेफिशिएंसी को, वो कौन कौन सी हैं? सिलिक डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, सर्व किडनी प्रॉब्लम है जो कि रिक्वायर करते दैट रिक्वायर डायलिसिस। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। आगे है फर्स्ट वन है सिलिक डिजीज। अब now what is celiac disease? अब क्वेश्चन है what is celiac disease? Celiac disease sometimes called celiac cypriu or gluten sensitive enteropathy। यानी इसका क्या मतलब है? celiac disease हमें कब होती है? celiac disease एक आगे देखिए is an immature reaction to eating gluten, a protein found in wheat barley and rye। नॉर्मली जो हमारा घर का आटा होता है, जो हम जिसको हम वीट बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ग्लूटेन होता है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं। अब उनकी जो वहां अब वो वीट जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, अब उनका जो अब्जॉर्प्शन पार्ट है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे उसके ग्लूटेन ने, वो प्रोटीन ने, जो उसने जो वो आटा या रोटी खा रहा है उसके अंदर वो प्रोटीन है और उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो चीज अब्जॉर्ब होनी है। लेकिन ये जेनेटिकल इनहेरिटेड होता है कि वो जो ये पीछे से ही, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है कि उसकी वो प्रोटीन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिससे उसको एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं सेलिक डिजीज। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ग्लूटेन सेंसिटिव, और इसको दूसरा नेम इसका ये भी कह सकते हैं कि ग्लूटेन सेंसिटिव एंथ्रोपैथी, इसको ये भी कह सकते हैं। अब आगे, इफ यू हैव सीलिक डिजीज ईटन ग्लूटेन ट्रिगर। अगर किसी को ये सीलिक डिजीज हो जाती है ड्यू टू द ग्लूटेन ईटिंग, तो उसको ग्लूटेन ट्रिगर्स प्रोडक्ट्स को यूज करना है। अब आजकल मार्केट में जो है वो ग्लूटेन ट्रिगर्स प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे आप देखें ग्लूटेन फ्री चीजें जो हैं आजकल, जो हम व्हीट लेते हैं जिसे जो आटा है वो भी ग्लूटेन फ्री आया हुआ है। जिस तरह से बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी ग्लूटेन फ्री आए हुए, पेस्ट्रीज हैं वो भी ग्लूटेन फ्री है। वो
इस चीज के लिए होते हैं कि जो जो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं वो उनके लिए नॉर्मली इस प्रोडक्ट को जो है वो एनहांस किया जाता है, मार्केट में इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। आगे दिस रिएक्शन डैमेजेस योर स्मॉल इंटेस्टाइन लिनिंग्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इधर इसकी अब्जॉर्प्शन होनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो इस जब वहां पर जाहिर सी बात है एक चीज एक प्रोटीन उस वाले पोर्शन में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लिनिंग्स जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उससे जो इट फॉर्म अब्जॉर्बिंग सम न्यूट्रिएंट्स, और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें अब्जॉर्ब होंगे और कुछ नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं मैल अब्जॉर्प्शन। अब मैल अब्जॉर्प्शन क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होनी थी उस ग्लूटेन की, अब वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि एक चीज जो उसके पोर्शन में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही है, थ्रू द फेसेस जो है वो डिस्चार्ज हो रही है, तो उसको हम कह रहे हैं कि मैल अब्जॉर्प्शन। मीन्स कि वहां पे उस न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई पाई, और जब वो अब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई तो उसको किस तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं कि मैल अब्जॉर्प्शन, मैल नरिश भी जिसे कहते हैं। आगे द इंटेस्टिनल डैमेज ऑफन कॉजेज डायरिया। अब जब उसकी लिनिंग्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जब वो ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से वो डैमेज हो जाएंगी, तो उससे क्या क्या उससे कॉजेज हो सकते हैं? डायरिया, फिटीक, वेट लूज, ब्लोटिंग, एनीमिया, एंड कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और सीरियस कॉम्प्लिकेशन को भी ये लीड कर सकता है। नेक्स्ट, आगे सिम्टम्स ऑफ सीलिएक डिजीज इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जो सीलिएक डिजीज है ग्लूटेन सेंसिटिव जिसे हमें बोला था, अब उसके क्या सिम्टम्स हैं? डायरिया, फटीग, थकन टाइप सी, वेट लूज, ब्लोटिंग एंड गैस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत रेयर फॉर्म में होगा, और कॉन्स्टिपेशन। अब जैसे इस पिक्चर में आप देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जॉइंट एंड मसल पेन एंड स्वेलिंग, इंटेस्टिनल, स्किन, ब्रिटल नेल्स, एक्ने, एस्थीमिया, माउथ अल्सर एंड टूथ, ये सब इंटेस्टिनल, वेट लूज इन फीमेल में, इनफर्टिलिटी का जैसे मिसकैरेजेस होते हैं इन फीमेल्स में, ठीक है, अर्ली मेनोपॉज जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारी सीलिक डिजीज से कोरिलेट कर रही है। नेक्स्ट, आगे सिम्टम्स ऑफ सीलिक डिजीज इन चिल्ड्रंस। अब सीलिक सिम्टम्स क्या है सीलिक डिजीज के चिल्ड्रंस में? अब चिल्ड्रंस में क्या होगा? नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्रोनिक डायरिया हो सकता है। क्रोनिक डायरिया हम किसे कह रहे हैं? जो कि इंटरवली मतलब कि एब्रप्टली जिसे कह लें उसे हम क्रोनिक डायरिया कह रहे हैं। स्वेलन बेली, कॉन्स्टिपेशन, गैस, पेल, फाउल स्मेलिंग स्टूल्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। एक अब नॉर्मली क्या होता है हमारी सोसाइटी में, जैसे कुछ बॉयज या गर्ल्स कह लो, तो वो अक्सर ये होता है कि जिस तरह उनकी एज बढ़ती है ना, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनकी जो मदर्स है ना कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो बच्चा जो है जैसे दांत पे होता है, जैसे उसके दांत निकल रहे हैं, ठीक है। यूजुअली आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे जिनके जो दांत पर हैं, कि मतलब दांत निकाल रहे हैं अभी, उनको क्या होता है, उनकी मदर कहती है कि भाई ये तो दांत, उनको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उनको और भी वॉमिटिंग्स और ये सारे मसले ये होते हैं, गैस वगैरह का प्रॉब्लम। अब वो उनकी मदर है कि इनके साथ जो है ना ये दांत निकाल रहे हैं, इसलिए इनके साथ इनको डायरिया हो रहा है, इनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इनको ये हो रही है। लेकिन हमें इस चीज को एनालिसिस करना है कि देखिए वो तो ठीक है कि वो तो बच्चा जो है वो दांत निकाल रहा है, उस बिहाफ पे भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप देखें कि दूसरी चीजें क्या हो सकती है अदर देन दैट, बाकी चीजों पर भी तो फोकस करें। क्या पता उसको वो ग्लूटेन सेंसिटिव हो, ठीक है, उसका जो आप उसको अगर जैसे रोटी है, रोटी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्टार्टिंग में, अगर आप उसको रोटी दे रहे हैं और वो उसकी वजह से उसको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो ग्लूटेन सेंसिटिव हो, उसकी वो प्रोटीन जो है वो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में एब्जॉर्ब ही ना हो रही हो प्रॉपरली, तो उसको तब भी तो सीलिक डिजीज हो सकती है ना। तो ये कुछ लोग अपनी तरफ से मिथ्स भी बना लेते हैं कि ये चीज ऐसे है तो ऐसे, तो इस चीज के लिए जो है ना वो ओवरकम करना चाहिए, और डॉक्टर बल्कि सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर के साथ भी कोरिलेट कर लेनी चाहिए ये चीज। आगे है क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन डिजीज क्या है? क्रॉन डिजीज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, इसको इन शॉर्ट आईबीडी भी बोलते हैं। अब ये क्रॉन डिजीज क्या है? Crohn disease is a chronic lifelong condition which is part of a group of conditions known as inflammatory bowel disease। ये inflammatory bowel disease है, इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे गट वाले पोर्शन में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मीन्स के सूजन, ठीक है, हमारे माउथ से एनस तक किसी भी पोर्शन में जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है।
लिखा हुआ दिस इन्फ्लेमेशन कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द माउथ टू द एनस. अब यूजुअली अकर इन द इलियम बट इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस. वही वाली बात कि माउथ से एनस तक कहीं पर भी जो है वो अफेक्ट हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है. Third, individuals that have Crohn's disease where the ileum is affected, इसमें जो उसका ileum वाला part होगा वो affect होगा, may have a vitamin B12 deficiency. और जाहिर सी बात है जो चीज जिस डिजीज की वजह से अफेक्ट होगी वहां पे उसकी B12 की भी जो B12 है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से उसको डेफिशिएंसी हो जाएगी. ड्यू टू दैट दे आर अनएबल टू एब्जॉर्ब. वही बात कि वो चीज जो है वहां पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, एक चीज जो वहां पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, जाहिर सी बात है उसको वहां पे क्या हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. इनफ ऑफ द B12 विटामिन फ्रॉम ओरल. तो वो सप्लीमेंट भी अगर लेगा ना तो उससे भी उसकी वो जो डेफिशिएंसी है ना उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि एक चीज जो ऑलरेडी वो डिजीज में कन्वर्ट हो गया, अगर वो सप्लीमेंट भी ले रहा है वो जब वो चीज वहां पे एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही और फूड को भी इनटेक कर रहा है तो उसका क्या फायदा. तो ये क्या है, ये क्रोन डिजीज, इसको हम कहते हैं कि क्रोन डिजीज. फर्स्ट हमने पढ़ी थी सीलिक डिजीज और ये है क्रोन डिजीज. आगे है क्रोन डिजीज सिम्टम्स. अब इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर है, फिटीक है, वही थकन, स्टमक पेन है, वॉमिटिंग है, वेट लूज है, डायरिया, एंड लास्ट पे है ब्लड इन स्टूल. ब्लड इन स्टूल मींस कि यूरिन में जो ब्लड आता है ना उसको हम कहते हैं कि ब्लड इन स्टूल. अब आगे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वॉमिटिंग, फीवर, स्टमक पेन एंड डायरिया, ये सारी जो हैं वो सिम्टम्स हैं क्रोन डिजीज की. नेक्स्ट आगे है सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर. अब अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो उससे क्या होता है कि कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर. तो उससे हमें कैंसर के भी चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, बोन मैरो, लिवर, हेड एंड नेक, CNS, ठीक है, मेलानोमा, लंग, पेंक्रियास एंड कोलन, ठीक है. ये सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर जो है हमें फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से इसके चांसेस जो हैं वो काफी रेयर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हो सकता है हमें कैंसर, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर ड्यू टू द फोलेट डेफिशिएंसी. आगे डायलिसिस कोज फोलेट डेफिशिएंसी. अब डायलिसिस कैसे कोज करता है फोलेट की डेफिशिएंसी को. अब अगर आप देखें कि पेशेंट्स ऑन रेगुलर हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट में अगर एक पेशेंट है, ठीक है, वो उसके डायलिसिस हो रहे हैं, अब वो क्या करेगा, वो डेवलप करेगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हमने पहले भी पढ़ा है. मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, RBCs, उनका साइज जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है, इरेगुलर टाइप सी शेप हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनकी जो किडनी है वो इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही होती ड्यू टू द डायलिसिस. तो जिसकी वजह से वो हार्मोन नहीं रिलीज करती ब्लड में, तो जिसकी वजह से जो उसका साइज है ना रेड ब्लड सेल्स का, RBCs का, जिसको हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कह रहे हैं, वो लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है. अब जैसे आप पिक्चर में देखेंगे एक डायलिसिस का पेशेंट है, ठीक है, उसके डायलिसिस जो है वो हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको जो है वो इनफ्रंट मेगलोब्लास्टिक को भी जो है वो व्यू करना पड़ता है. आगे नेक्स्ट आगे प्रिवेंशन ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी. Eat a nutritious diet to prevent folate deficiency, ठीक है. Foods that contain high amount of folate include, हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे क्या हो कि हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, किसी भी या फोलेट डेफिशिएंसी, किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो. और अगर हमें हो भी जाती है तो हमें क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है. अब फूड जो कि कंटेन करते हैं हाई अमाउंट ऑफ फोलेट, और उसमें क्या इंक्लूड है, ग्रीन लीफी वेजीज सच एज ब्रोकली, स्पिनच, ब्रूसेस फ्रूट्स, पीस, सिट्रस फ्रूट्स सच एज बनानास, मेलन्स, टोमेटो जूस, एग्स, लिवर मीट, व्हीट ब्रान, फोर्टिफाइड सीरियल्स जितने भी हैं, और पोल्ट्री, ठीक है. इन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट में जो है वो नेचुरल फॉर्म में फॉलिक एसिड फोलेट को लें, सप्लीमेंटेशन पे ना जाए. नेक्स्ट आगे आ जाता है सप्लीमेंट. द रिकमेंडेड फोलेट डोज इज 400 माइक्रोग्राम्स पर डे. अब इसको जो रिकमेंडेड इसकी है वो 400 माइक्रोग्राम्स पर डे ही हमें इसको लेना चाहिए, इसकी जो डाइटरी अलाउंस है. आगे है वुमेन हु में बिकम प्रेग्नेंट शुड टेक अ फोलेट सप्लीमेंट. अब जो ऑन द जो वुमेन जो कि प्रेगनेंसी पर हैं, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर हैं, उसमें उनको फोलेट की सप्लीमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आगे हमने पहले भी पढ़ा कि
उसमें क्या हो जाता है कि उनके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर उनकी फोलेट कम हो, फॉलिक एसिड कम होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उनको क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, जैसे स्पिना बिफिडा पड़ा और एनास्पेली पड़ा, ये इस तरह के डिफेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उनको ज्यादा फॉलिक एसिड लेना होता है, डाइट से तो लेना लेना होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको सप्लीमेंटेशन भी उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी डाइट में। आगे, फोलेट इज क्रिटिकल फॉर नॉर्मल फेटल ग्रोथ। आगे, पीपल हु टेक मेडिकेशन नो टू कॉज फोलेट डेफिशिएंसी। अब नॉर्मली ये होता है कि मार्केट में अगर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कभी कहीं पे भी देखें, जैसे इंस्टाग्राम यूजर्स हैं कुछ लोग या फेसबुक यूजर हैं, वहां पे जैसे वो देखते हैं कि अब उन्होंने बड़ा दिखाया होता है कि जी ये सप्लीमेंट है, ये नेल और नेल बड़े अच्छे करता है और हेयर्स बहुत अच्छे करता है, इस तरह से इसकी सप्लीमेंटेशन लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो दूसरी बात नहीं बताते हैं कि उसको मतलब किस तरह से वो कितना अगर रिक्वायर हमारी बॉडी में है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको लेना चाहिए। तो इस तरह से वो दूसरी बात इस चीज को नहीं बताते हैं, बस वो अपनी प्रोडक्शन की एनहांसमेंट के लिए उस चीज को जो है वो कर देते हैं। लेकिन हमें ये चीज भी देखनी चाहिए उसके अंदर कि हम वो डेफिशिएंट हैं या नहीं है। इस तरह से तो नहीं कि अगर एक पर्सन है, अगर वो डाइट से भी ले रहा है और उसके अलावा वो उस चीज को देख के, इंस्टाग्राम यूजर है, उस चीज को देख के भाई हमारे नेल्स तो बहुत अच्छे होंगे, उस चीज को देख के वो ले लेता है, और उससे क्या हो जाता है, उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, बजाय उसके नेल्स अच्छे हों, उसके हेयर ग्रोथ करें और शाइन करें, उससे उसको टॉक्सिसिटी हो जाती है उसको, और उससे क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स उसको इन फ्रंट देखने पड़ते हैं। तो इस चीज को भी जो है सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर से जो है वो कोलैबोरेशन रखनी चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए, खुद से यूं इस तरह से अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, और ना ये सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए कि हम अगर सप्लीमेंट लेंगे तो हम जी हमारा कलर बहुत फेयर हो जाएगा, हम प्यारे हो जाएंगे, नेल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये इन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए। आगे सारा वही बताया हुआ, शुड टेक अ सप्लीमेंट एज वेल बट इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक विद योर डॉक्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए, खुद से यूं एनालिसिस करके नहीं बैठ जाना चाहिए, ये चीज ऐसे है तो ये चीज वैसे है, तो हम इस तरह से इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ इज इट डायग्नोस्ड। अब इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, क्वेश्चन है कि हाउ इज इट डायग्नोस्ड टू चेक फॉर फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। अब जब अगर किसी को फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो हम उसको किस तरह से चेक करेंगे, तो योर डॉक्टर विल आस्क यू अबाउट योर सिम्टम्स। तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके सिम्टम्स पूछेगा कि आपको इसमें क्या होता है। जैसे हमने ऊपर सिम्टम्स पढ़े, पेल स्किन थी, ठीक है, ब्लोटिंग थी, गैस थी, फटीग थी, ये सारी, और दे माइट ऑल्सो ऑर्डर ब्लड टेस्ट। और सबसे पहले तो आपके सिम्टम्स पूछेगा, उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आपसे आस्क करेगा कि ब्लड टेस्ट, ठीक है, आपको ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेगा, एंड कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी टेस्ट का कहेगा। सीबीसी क्या होता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर ब्लड टेस्ट है जिसमें आपके जो आरबीसीज है ना, वो उस चीज को काउंट किया जाता है, टू मेजर द नंबर ऑफ एन अपीयरेंस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इफ यू हैव अ लैक ऑफ फोलेट योर रेड ब्लड सेल्स लुक लार्ज एंड इमेच्योर। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स, आपकी रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है, तो वो क्या, वो लार्ज और इमेच्योर इस तरह से, मतलब इरेगुलरिटी जो है वो शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया इज प्रिवेंटेड एंड ट्रीटिंग बाय ईटिंग अ हेल्दी डाइट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें सप्लीमेंटेशन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना। हमें फोलेट अगर डेफिशिएंसी है तो हमें फर्स्ट हमारा ये होना चाहिए कि हम उसको अपनी डाइट से फुलफिल करें, ना कि डायरेक्टली सप्लीमेंटेशन या सेल्फ मेडिकेशन करें विदाउट एनी कंसल्टेंट ऑफ डॉक्टर। ठीक है, आगे है, दिस इंक्लूड फूड रिच इन फॉलिक एसिड। ऐसे फूड अपने डाइट में इंक्लूड करें जो कि रिच फॉर्म में हो फॉलिक एसिड। अब हमने ऊपर पढ़े भी हैं कि फॉलिक एसिड रिच फूड क्या होते हैं, लास्ट पे भी पढ़ेंगे कि डाइट प्लान कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जिसमें रिच फॉर्म में फॉलिक एसिड होते हैं। आगे है, सच एज नट्स, लीफी ग्रीन, वेजीज एंड रिच ब्रेड एंड सीरियल्स, इन सब में जो है वो फोलेट पाया जाता है नेचुरल फॉर्म में, सप्लीमेंटेशन तौर पर नहीं। आगे है, योर डॉक्टर विल ऑल्सो लाइक प्रिस्क्राइब यू a daily folic acid supplement if your folate level return to normal, may you be able to stop taking it. For example, अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसकी बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई है, और अगर डॉक्टर ने, अगर उसकी डाइट से फुलफिल नहीं हो रहा तो डॉक्टर ने उसको सप्लीमेंट रिकमेंड की है, तो जब उसकी रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ इज इट डॉक्टर डायग्नोस करेगा, वो कैसे करेगा, टेस्ट से। तो वो टेस्ट करेगा, उसको देखेगा कि उसके आरबीसी जो है, सीबीसी जो है वो ठीक है उसका,
तो उससे उसके बाद वो उसकी जो सप्लीमेंटेशन है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और कुछ लोग होंगे जिनको जरूरत होगी सप्लीमेंट की फॉर लाइफ टाइम के लिए, मतलब जो रहते ही डेफिशिएंट हैं, ठीक है, उसके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही फिर उसको डॉक्टर जो है वो अलाउ करेगा। आगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ क्रिस्टलाइन विटामिन B12 के भी इंजेक्शंस जो है वो आपकी इंट्रामस्कुलर में जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं, और उसकी डोजेज जो है वो 1 mg है वीकली फॉर या 8 वीक्स तक भी जा सकती है, या मंथली फॉर लाइफ जो है वो 1 mg है। इंट्रासेलुलर जो सप्लीमेंट से भी जिनका गुजारा नहीं हो रहा, डाइट से भी फुलफिल नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है वो इंजेक्ट किए जाएंगे, जो कि B12 के होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, यूं नहीं हर कोई पर्सन जो है वो डॉक्टर के पास जा रहा है जी हमें तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है वो इंजेक्ट करवाने हैं, हमें तो हम डेफिशिएंट हैं, इस तरह से नहीं होगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। आगे हेल्दी डाइट प्लान रिच विद फॉलिक एसिड। अब आपने ऊपर इतना लंबा मैंने बताया कि नेचुरल फॉर्म में फॉलिक एसिड जो है हमें लेना चाहिए, सप्लीमेंटेशन पे नहीं रहना चाहिए, नेचुरल फॉर्म से ही लेना चाहिए। अब ये हेल्दी डाइट प्लान है जिसमें आपको फॉलिक एसिड जो है वो मिलता है रिच फॉर्म में। रिच मीन्स के बल्क फॉर्म में ज्यादा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में आप नट्स ले सकते हैं जिसमें जो कि रिच है फॉलिक एसिड से। ब्रेकफास्ट में आप फोर्टिफाइड ब्रेड ले सकते हैं, एग स्प्राउट्स एंड कप ऑफ टी भी ले सकते हैं। स्नैक 1 में बनाना जो कि रिच है फॉलिक एसिड से। लंच में लेंटिल सूप, गार्लिक ब्रेड। स्नैक्स 2 में जूस, एप्पल, बीटरूट, सिट्रस फ्रूट, हाई रिच जो कि फॉलिक एसिड से रिच है। डिनर में आप चपाती ले लें, ग्रीन लीफी वेजीज ले लें, सैलेड ले लें, कुकम्बर एंड कैबेज। और लास्ट पे आप बिफोर द बेड आप मिल्क ले सकते हैं। तो ये डाइट प्लान था जो कि फॉलिक एसिड से रिच है। अगर कोई चाहता है कि वो सप्लीमेंटेशन पे डायरेक्टली ना जाए तो वो इस चीज को फॉलो कर सकता है। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? Thank you so much, ma'am. Nimra. It was a great webinar. आप सबसे यू रिक्वेस्ट आर है वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, 1 by 1 कीजिएगा और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि इन्वेस्टरशिप के लिए जो है वो PIBRC ने अपने सीट्स ओपन कर दी हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हम कुछ ही देर में अपना पैनल कुछ है वो शेयर कर देंगे जिस पे सारी डिटेल्स हैं कि अगर आप इन्वेस्टरशिप के तौर पे आते हैं PIBRC के साथ तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और आपने क्या करना होगा। इसके अलावा अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं हमें। अपनी CV साथ में जो वो अटैच कीजिएगा। अगर आप ईमेल कर रहे हैं, अगर फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी, जो इंटरेस्टेड है वो आ सकता है। फिलहाल सीट जो है वो ओपन है आज से। बैनर जो है वो इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है डाइट रिलेटेड? क्योंकि आजकल तो लोग बड़ा डाइट कॉन्शियस होते हैं ना कि हमें डाइट प्लान्स चाहिए, और सप्लीमेंटेशन पे काफी ज्यादा ज्यादा कमांड होती है लोगों की। तो यहाँ पर किसी का कोई डाइट रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? जी मिस किरण, आपका कोई जी क्वेश्चन मैम, है? मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम प्रेगनेंसी में जो सप्लीमेंट ले रहे हैं फॉलिक एसिड की, अगर वो कभी किसी वजह से जैसे स्किप हो जाते हैं और हमारी डाइट का भी नहीं है कि मतलब डाइट से भी इतनी ज्यादा फॉलिक एसिड नहीं मिल रहा, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर देखें, जी फॉर एग्जांपल के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको ऑलरेडी दिया गया है सप्लीमेंट कि आपने खाना है और आपसे कोई एक डोज मिस हो जाती है, लेट्स सपोज कि आपने एक मॉर्निंग में हाँ एक इवनिंग में लेनी है। मॉर्निंग की डोज अगर आपसे मिस हो गई तो आपने इवनिंग में कभी भी डबल डोज नहीं लेनी किसी भी चीज़ की, किसी भी बीमारी में, किसी भी वजह से। अगर आपसे एक दिन की कोई एक टाइम की डोज मिस हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम में उसको डबल नहीं लेना, बिकॉज वो आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उससे आपको यानी कि ओवरडोज हो जाएगी आपके पास, ठीक है। मे बी आपकी बॉडी और उसके अलावा ये भी मैम ये भी चीज ज्यादा रेयर होती है कि कुछ मतलब इन द प्रेगनेंसी जो है बाकी भी मेडिकेशंस करते हैं, जैसे खुद से, जैसे इन्होंने बोला कि स्किप हो जाती है, तो खुद से मतलब ये एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें इस टाइम पे ये चीज करनी है, तो उस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर से सबसे पहले जो है वो कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो उस चीज को देखना चाहिए। इस तरह खुद से नहीं मतलब करना कि अगर फॉर एग्जांपल हमें फीवर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम दूसरी मेडिकेशंस करें। जरूरी नहीं कि हम सप्लीमेंटेशन ही करें, कोई दूसरी भी जैसे पैनाडोल होती है, पॉन्स्टोन होती है,
उसको भी तो हम नॉर्मली तौर पे ले लेते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक्यूरेट है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन सब चीजों को जो है वो व्यू में रखना चाहिए, और खुद से सेल्फ मेडिकेशन, वही वाली बात के सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ये बेबी के लिए भी, जो फिटस अंदर बन रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फर्स्टली हमें डॉक्टर से जो है इसे कोलैबोरेट कर लेना चाहिए। जी जी, बिल्कुल डॉक्टर नाजिया। और इसके साथ अगर आपसे कोई एक डोज मिस हो गई है, मेडिसिन लेते लेते बहुत ज्यादा मतलब बोर हो जाते हैं, या फिर मतलब उनका नहीं होता कि वो बेयर नहीं कर पाते मेडिसिन वगैरह, तो वो फिर स्किप करना खुद से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से भी कोई इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल जैसे पड़ता है। खास तौर पर फॉलिक एसिड। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ने जब आपको रिकमेंड किया है कि ये सप्लीमेंट आपने खाना है, तो उसने आपके बॉडी में नीड देखी है ना, किसकी नीड है, इसकी डेफिशिएंसी है, इसलिए उसने आपको सप्लीमेंट दिया। अब आप खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत थी तो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया ना। अब आप खुद से अगर उसको करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको ही होगा, आपके फिटनेस को होगा। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड मत करें। अपने आप को, अपनी सेहत के साथ अपने बच्चे की सेहत पे भी जो है ना वो कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। ठीक है जी। हाँ, अगर ये है कि अगर आपको उस मेडिसिन से कोई इशू हो रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शन आ रहे हैं, कोई और रैशेज हो रहे हैं, कुछ भी कोई और मसला है, वॉमिट्स हो रही है, ठीक है, इस तरह का कोई सीन हो रहा है, तो उसके बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करें कि मुझे ये साइड इफेक्ट हो रहा है इस मेडिसिन का। उस सूरत में वो आपको उसका कोई ऑल्टरनेटिव दे देगा, उसी उसी लिहाज से, आपकी बॉडी के लिहाज से, रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो कभी भी डॉक्टर ने जो आपको लिख के दिया है उसको इस ये सोच के स्किप ना करें कि जी मुझे खुद से, मैंने डिसाइड कर दिया कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि अगर गलती से, लेट्स सपोज कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि सुबह और शाम ये मेडिसिन लेनी है, और सुबह की डोज आपसे गलती से मिस हो गई है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इवनिंग में आप वो डबल डोज ले लेंगे, क्योंकि उससे आप ओवर डोज हो जाएंगे। ठीक है, मे बी आपकी बॉडी इतना ज़्यादा डोजेज बर्दाश्त ना कर सके, एब्जॉर्ब ना कर सके, उससे आपको मजीद इश्यूज हो जाए। तो अगर गलती से मिस हो गया है, एक दिन की डोज मिस हो गई है या एक टाइम की डोज मिस हो गई है, उसको जाने दें, उसको इग्नोर करें। जो शाम की डोज है आप वो लें और सो जाएं जाके। ठीक है, कभी भी डबल डोज नहीं लेते इस चीज़ों की। जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई होप, किरण। यस मैम, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी, हमारे वेबिनार का टाइम जो है वो एंड हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अ बिग थैंक्स टू मैम निम्रा एंड अ बिग थैंक्स टू मैम नाजिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनकी वजह से वेबिनार पॉसिबल हो सका। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सबने पार्टिसिपेट किया। आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। इसकी अपडेट्स जो हैं वो आ जाएंगी, हमारे एफबी पेज पे आ जाएंगी। वहाँ पे अपना पॉजिटिव फीडबैक भी दीजिएगा, वहाँ पे कमेंट्स भी दीजिएगा, और उससे जब हमें भी सपोर्ट मिलती है, हौसला अफजाई मिलती है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम अच्छा सा एक और वेबिनार लेके आ सकें। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिए सब लोग। नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।